कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस माइंड @ पे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों द सक्सेस माइंड @ एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को और उन महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन-सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है और किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो द सक्सेस माइंड @ का सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? पहला है इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। दूसरा है मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को अपराधी को दंडित करने के कोई अधिकार नहीं, यानी जो मानवाधिकार है उसके उल्लंघन के मामले में आयोग को अपराधी को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। डी क्या है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजते हैं। तो बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, बिल्कुल सही है। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को अपराधी को दंडित करने की कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है कि अगर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है तो उस मामले में आयोग को अपराधी को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है, सही है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, तो ये प्रश्न आपका ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। बात समझ आ रही, क्योंकि इस आयोग की जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती है। बात समझ में आई। और जो आयोग है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब पारित किए गए, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किए गए, ये प्रश्न है। माफ कीजिएगा दोस्तों, पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किए गए? 2001, 1999, 2006, 2016। दोस्तों आपने ऑप्शन भी देख लिया, प्रश्न भी देख लिया, फटाफट से उत्तर दीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किए गए। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में जो परिवर्तन किए गए थे वो किए गए थे 1999 में, जो कि ऑप्शन आपके बी पे दे रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम को परिवर्तन किए गए थे तो 2006 में किए गए थे। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। माफ कीजिएगा, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये 2006 की बात है प्यारे दोस्तों, ना कि 1999 की। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1952, 1948, 1950। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आसान इसका उत्तर भी है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? वह दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1952 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है या एक वैधानिक निकाय है? इसका जो अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसके सदस्य होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदाधिकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदाधिकारी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदाधिकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदाधिकारी अध्यक्ष होता है वो होता है भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारतीय योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद? भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है? फटाफट से बच्चों उत्तर दीजिए इसका कि भारत के पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो बच्चों, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो ये देते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है? किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, किसी योजना की सफलता के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना, देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना, राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है? प्यारे दोस्तों, अगर राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य की बात की जाए तो किसी योजना के क्रियान्वयन में राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है। किसी योजना की सफलता के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना, ये भी उद्देश्य है। देश में संतुलित विकास को बढ़ावा देना, ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है। पर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है? राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा सुझाव देना। सी है राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रभावित करने वाली आर्थिक और सामाजिक नीतियों का मूल्यांकन करना। उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है? दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य की बात करें तो राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना इसके कार्य हैं। राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाना तथा सुझाव देना, ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आर्थिक और सामाजिक नीतियों का मूल्यांकन करना, ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। तो लगभग सभी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में, तब प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है?
राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, सभी कैबिनेट मंत्री। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए विजिटर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल से जुड़िए, चैनल का सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगती है। तो सक्सेस.पॉइंट पे हर तरह के प्रश्न अवेलेबल हैं, चाहे आप MCQ क्वेश्चन को देख लीजिए या फिर किसी टॉपिक को गहन अध्ययन देख लीजिए। अच्छे से उसका अध्ययन किया गया है और उससे फिर रिलेटेड MCQ क्वेश्चन पे भी डिस्कशन किया गया है। तो आप उसको लगाइए, उसको पढ़िए। वन लाइनर प्रश्न को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों अगर पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य नहीं हैं तो राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं, सभी कैबिनेट मंत्री भी सदस्य होते हैं, लेकिन जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न पे है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक दोस्तों कब होनी, कितनी बार होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक जो वर्ष में होती है वो कम से कम 2 बार होनी चाहिए, यानी वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट जो होती है उनमें जो जजों की संख्या है उसमें कौन परिवर्तन कर सकता है या कौन बदल सकता है संख्या को? राष्ट्रपति के आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है या सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या है उसमें कौन परिवर्तन कर सकता है? दोस्तों अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदलने की तो ये कानून के द्वारा संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? कानून के द्वारा संसद। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 1976 में कोफे पोसा, ठीक है, कोफे पोसा किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था? 1976 की बात है कि कोफे पोसा किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था? आतंकी अपराध, आर्थिक अपराध, धार्मिक अपराध, अंतर्राष्ट्रीय अपराध। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न भी आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। 1976 में कोफे पोसा किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था? तो दोस्तों अगर बात की जाए 1976 में कोफे पोसा की किन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था तो ये आर्थिक अपराधों को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करते रहिए आप लोग। आगे प्रश्न पे है दोस्तों क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना, भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना, कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे को रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाते शीशे तलाश कर। तो दोस्तों आपको इतनी लगन के साथ मेहनत करना है कि सफलता शोर मचा दे। बात समझ में आ रही है दोस्तों?
अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो यूपीएससी होता है, यूपीपीएससी होता है, उनके जो प्रश्न होते हैं प्यारे दोस्तों, वो रिपीटेड नहीं होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। वो कहीं से भी प्रश्न आ जाते हैं और पूरे बुक को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगी, ठीक है? तब आप उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको पढ़ पाएंगे। इसलिए हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए द सक्सेस पॉइंट ऐसे टॉपिक को आपके बीच में लाता है, जिससे उन टॉपिक को आप जरूर से गौर से देखें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो कृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या है प्यारे दोस्तों? तो कृष्ण मिशन का जो उद्देश्य है वो है भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? परमादेश की रिट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है? परमादेश की जो रिट जारी की जाती है वो किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर करना जब उसने इसका अभ्यास करने से इनकार कर दिया, एक सरकारी अधिकारी या सरकार को निर्देश देना जो कानून को लागू नहीं करता है, जो असंवैधानिक है, या ये सभी? परमादेश की रिट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों परमादेश की रिट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए है? तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण को अपने क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर करना जब उसने इसका अभ्यास करने से इनकार कर दिया हो, ये भी उद्देश्य है, एक सरकारी अधिकारी या सरकार को निर्देश देना जो कानून को लागू नहीं करता है, जो असंवैधानिक है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर होगा प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? भारत में पंचायती राज के प्रसंग में 24 दिसंबर 1996 की तारीख किसके लिए जानी जाती है? बात समझ में आ रही? भारत में पंचायती राज के प्रसंग में 24 दिसंबर 1996 की तारीख किसके लिए जानी जाती है? 73वें संविधान संशोधन, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट रखी गई, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, जिला योजना समिति का निर्माण। भारत में पंचायती राज के प्रसंग में 24 दिसंबर 1996 की तारीख किसके लिए जानी जाती है? बात समझ में आ रही दोस्तों? फटाफट से उत्तर दीजिए इसका। दोस्तों भारत में पंचायती राज के प्रसंग में 24 दिसंबर 1996 की तारीख किस लिए जानी जाती है? तो ये 73वें संविधान संशोधन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? भारत का राष्ट्रीय पशु पंथेरा टिग्रिस, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पाओ क्रिस्टस, भारत का राष्ट्रीय फल मैग्नीफेरा इंडिका, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको इसका उत्तर देना है। प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय पशु पेंथेरा टिग्रिस सही है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पाओ क्रिस्टस ये भी सही है, भारत का राष्ट्रीय फल मैग्नीफेरा इंडिका ये भी सही है, यानी आम। आम का जो रासायनिक नाम होता है वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, कि राष्ट्रीय फल जो आम होता है उसका जो नाम होता है वो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। बात समझ में आ रही है? मोर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पाओ क्रिस्टेसस। बात समझ में आई? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? सभी सही है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों संवैधानिक पद पर हैं, केवल राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर है, केवल राज्यपाल संवैधानिक पद पर है, ना ही राष्ट्रपति और ना ही राज्यपाल संवैधानिक पद पर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अगर बात की जाए कि कौन सा कथन सही है तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही पद क्या हैं? संवैधानिक हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की अध्यक्ष की योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? एनएचआरसी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, एनएचआरसी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एनएचआरसी का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट में 15 साल मानवाधिकार वकील के रूप में 15 साल वकालत किया हो, एनएचआरसी का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की योग्यता के बारे में अगर बात की जाए
तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? ऐसे प्रश्न आ सकता है कि संथानम समिति की सिफारिश पर कौन सा कार्यालय स्थापित किया गया था? तो प्यारे दोस्तों, संथानम समिति की सिफारिश पर जो कार्यालय भारत में स्थापित किया गया था वो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996, आयकर अधिनियम 1961, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। विवाद समाधान पैनल किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए विवाद समाधान पैनल की कि ये किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसको स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? 3840, 2840, 5000, 6500। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, कभी ना कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? दोस्तों एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? तो 3840 मत पड़ सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 1996 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए। दोहरी नागरिकता, 18 साल की उम्र में सही मतदान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई, और इनमें से कौन सत्य है? वह दोस्तों जो इसका उत्तर होगा वो दोहरी नागरिकता है और 18 साल की उम्र में सही मतदान। तो ऑप्शन आपका पहला और दूसरा होना चाहिए। पहला और दूसरा होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो डी होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर ध्यान दीजिए। पहले, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल है। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। इसका जो उत्तर होगा प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल है, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल है। ये दोनों ही कथन सही है। पहला और दूसरा कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है? सी पे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।